एक ऊंचाइयों की और खैर उम्मत या उम्मत वसत की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ मैं बाकी तमाम लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि इन सितारों की रोशनी से थोड़ी रोशनी उधार लेकर अपने एक ऊंचाइयों की और खैर उम्मत या उम्मत वसत की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ मैं बाकी तमाम लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि इन सितारों की रोशनी से थोड़ी रोशनी उधार लेकर अपने, चाहे वो तालीम और माश का मैदान हो, चाहे वो समाजी और सियासी मैदान हो, चाहे वो सेहत और सफाई का मैदान हो, हर मैदान में हम समाज को कुछ देने वाले बने, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। और इसलिए बहुत में भी हमने कोशिश ये की थी कि समाज को इस बात की तरफ आमादा किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अंदर उतार कर, तो मुख्तलिफ प्रोग्राम इस तरह से हैं। आइंदा भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम इसके वो किए हैं कि जिसके जरिए से हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सके। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। हार कर जो है जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये आपने सुना होगा। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो चुनाव हारे हैं लेकिन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और लोगों के लिए आज भी उन्हीं के लिए लोग ये मानते हैं कि हमारे लिए यही नुमाइंदे हैं और यही असल में जीत इन्हें ही मिली है। क्योंकि अक्सर लोगों की समस्याओं में, उनकी प्रश्नों में, उनके कामों में खड़े रहते हैं। अपनी पॉलिटिकल कामों को भी एक बाजू रखकर जो है सामाजिक कामों में भी आगे रहते हैं और कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पर इन्हें पहुंचना भी पड़ता है। अगर गयासुद्दीन शेख साहब की बात की जाए तो हर हमेश अहमदाबाद के साथ साथ अब ये गुजरात का भी चेहरा बने हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने जिस तरह से देखा कि सूरत में उत्पात मचा है, देड़ियापाड़ा में हुआ जो नर्मदा के पास में, और ये बहियल की अगर बात की जाए, हिम्मतनगर की, बड़ौदा की, जहाँ भी उत्पात मचता है तो सबसे पहले गयासुद्दीन शेख साहब डीजीपी साहब से मुलाकात करते हैं, आवेदन देते हैं, उनसे ये रजूआत करते हैं कि जो हो वो निष्पक्ष कार्यवाही होनी चाहिए ताकि निर्दोष लोग उसका भोग ना बने। सर, कैसे देखते हो? बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पहले से काम अब बढ़ गया है। बिल्कुल, क्योंकि 2014 से 2025 तक जिस तरीके की गवर्नमेंट पूरे देश में आई है, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संस्थाओं ने एक लोगों पे जुल्म का कहर ढा दिया है। यानी पहले तो ऐसा था कि कम से कम कहीं पर भी कोई दंगा फसाद होता था तो उस वक्त में एफआईआर दोनों तरफा होती थी, लेकिन 2 सालों से हम देख रहे हैं कि अब तो एफआईआर भी सिर्फ एक ही तरफा होती है और एक ही समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, एक ही समाज के लोगों को जो है जेलों में बंद किया जाता है। और उसके बाद भी फिर जो है उनके घरों को भी ढाने की पूरी कोशिश बुलडोजर के मार्फत से, जो ये गुजरात बहियल में हुआ, वो गुजरात में भी हम लोग ये देख रहे हैं। तो यानी बहुत मुश्किल दौर से मैं मानता हूँ कि आज़ादी के 75 साल में जितना मुस्लिम समाज प्रताड़ित नहीं हुआ, इतना सबसे ज़्यादा अभी मुस्लिम समाज प्रताड़ित होता जा रहा है और जुल्म की इंतहा हो गई है। और उस लोगों को भी, हमको भी इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा आपके माध्यम से कि जो सरकारें बैठी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमको निशाना बनाने पे तुली हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से समाज को भी एक ही अपील करना चाहेंगे कि बहुत ही सोच और समझ के साथ, हिकमत के साथ आज कैसे लोग, कैसे हुक्मरान इस सरजमी पे बैठे हैं गद्दी पर, तो उनके सामने हमको किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से हमको रहना है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस ढंग से कहर बरपाया जा रहा है, जुल्म बरपाया जा रहा है, ऐसे वक्त में हमको बहुत ही समझदारी के साथ भी काम लेना पड़ेगा। हमको जो 3 घटनाएं जो लास्ट हुई बहुत दुखद है, जो गोधरा में हुई, बहियल में हुई और बड़ौदा में हुई। देखने की बात उसमें ये थी कि तीनों घटनाओं के पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार था कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भड़काऊ पोस्टें आई और उसकी वजह से जो था कि ये घटनाएं बनी। ऐसे वक्त में मैं ये मानता हूँ कि लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए, अपने हाथ में पत्थर को और कानून को लिए बगैर कानूनी तरीके से जो भी है मुकाबला हमको करना चाहिए, संवैधानिक तरीके से हमको करना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे खिलाफ की गवर्नमेंट जो बैठी है वो तो ये चाहती है कि कुछ ना कोई गलती इनसे हो जाए और फिर इनको टारगेट किया जाए, इनको निशाना बनाया जाए। हमने देखा कि जिस तरीके से
मामला गोधरा का हुआ था, उस वक्त में तो वहाँ पर तो हमारे ही समाज का आदमी था और उसने गलत तरीके से उसने पोस्ट को वायरल किया और लोग जो थे वो भयभीत हो गए, लोग बाहर आ गए और उनको जो था उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोगों को जेल में जाना पड़ा, बहुत सब मकानों को वहाँ पे ढाया गया। तो वहाँ की गलती तो सीधी सीधी जो गलती है, कुछ हमारे ही नासमझ जो लोग थे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को चमकाना चाहते थे, उनका खमियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ा। तो समाज को भी इन चीज़ को समझना पड़ेगा। बहेल वाले मामले में जो हुआ, हितेश बंकर ने जो किया, उसका मुकाबला हमको करना था, उसके सामने हमको एफआईआर करवानी थी। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब वहाँ पे गरबे का कार्यक्रम चल रहा हो और लोग इंतज़ार में बैठे हैं, जो गवर्नमेंट, कि कैसे हमको बदनाम किया जाए, तो ऐसे वक्त में थोड़ा समझदारी से और हिकमत से काम लिया होता तो मैं मानता हूँ कि आज इतनी बड़ी परेशानी हम लोग को वहाँ पर नहीं हुई होती। इतने सब लोगों को जेल में जाना पड़ा, इतना बड़ा 200 से ज़्यादा लोगों के जो मकान थे, दुकानें थी, उन सबको ढा दिया गया। ऐसे ही मामला जो बड़ौदा के अंदर हुआ, उसने तौहीन की थी, मुझे पता है कि उसने काबतुल्लाह का पोस्टर रखते हुए उसके आगे उसने कोई ऐसी बात रखी कि जिससे मुस्लिम समाज को गुस्सा पैदा हो। लेकिन उसमें भी समझदारी रखते हुए हमको उस पर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। वो काम के लिए गए लोग, लेकिन उसके बाद कुछ शरारती लोग ने ये हरकत की कि जिससे वहाँ पर भी लोगों को बहुत बड़ा खामियाजा वहाँ पे भी लोगों को भुगतना पड़ा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जब कसूर में नहीं होते हैं, हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, जब भी ये सरकार हमको टारगेट करती है और जब हमारे हाथ से कोई अगर नादानी में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो फिर तो उनको मौका मिल जाता है। तो हमको नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है। मैंने आपको जो कहा, मेरे कहने का मकसद ही वो है कि जो सरकार है वो तो निशाना बना करके बैठी हुई है और राज्य के गृह मंत्री के जिस तरीके के बचकाना बयान आते थे, फिल्मी डायलॉग की तरीके से हर बात को करना, एक समाज को टारगेट करना, एक समाज को धमकाना, मैं मानता हूं कि ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को ये शोभा नहीं देता है। और आज तुम देखो कि जो मंत्री मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने में सबसे आगे था, उसको इनाम दिया गया। आज उसको राज्य का गृह मंत्री था वो आदमी, आज उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया। यानी आप सोच सकते हो कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कौन सी सोच है। तो इसीलिए जो मेरा कहना है कि इस सोच को समझते हुए हमको भी बहुत समझदारी के साथ, अक्ल होशियारी के साथ, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हर चीज़ की लड़ाई को लड़ना चाहिए। हमको ये पता है कि ये लोग बगैर कुछ किए भी हमको टारगेट बनाने वाले हैं, निशाना बनाने वाले हैं। तो ऐसे वक्त में कानून पत्थर हम हाथ में न लेते हुए सख्ती के साथ हम लोग पूरी कानूनी कार्रवाई करें और अब इंसाफ पाने की कोशिश करें, तो मैं मानता हूँ कि उससे बहुत हमको राहत मिलेगी। क्योंकि ये सरकार हमने देख लिया कि जो गृह मंत्री सबसे विफल गृह मंत्री, जो फिल्मी डायलॉग बोलने में माहिर, जो गृह मंत्री एक तरफा कार्रवाई करने में माहिर, आज उसको इनाम दिया गया। जिसके पास से गृह मंत्रालय ने उसकी निष्फलताओं के तहत ले लेना चाहिए, उसकी जगह उसको इनाम मिला के उसको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। बिल्कुल यही एक सिस्टम ये उत्तर प्रदेश से, यूपी से शुरू हुई और वही सिस्टम आज पूरे देश में लागू होते हुए, गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल राज्य है, वहाँ पर भी लागू हुआ। तो ऐसे वक्त में भी हमको, जो मैं कहना यही चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि हमको इनकी साजिश को समझना पड़ेगा कि हम इनकी जाल में ना फंसते हुए हम हमारी बात संवैधानिक तरीके से रखें, कानूनी तरीके से रखें, जज्बात में और आवेश या गुस्से में आकर के हम लोग इनका शिकार ना बने, क्योंकि ये चाहते ही हैं। इसलिए मैं फिर से आपके माध्यम से पूरे गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी नाइंसाफी हो, जहाँ कहीं भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो उसका रास्ता कानूनी तरीके से उसको तलाशने की कोशिश की जाए, ना कि इनकी जाल में फंसते हुए जो ये चाहते हैं। क्योंकि वो यही चाहते थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ, इस तरीके से अगर यहाँ पर भी होगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा। और वो फायदा मिला कि आज वो राज्य कक्षा के गृह मंत्री से लेकर के देश गुजरात के डेप्यूटी सीएम का पद उनको मिला, जबकि ये पद उनके पास से जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ गुजरात के इतिहास में सबसे विफल गृह मंत्री ये रहे कि ड्रग का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, गांव-गांव शराब बिक रही है, गांव-गांव दंगे फसाद के मामले पैदा होते हैं। तो ऐसे वक्त में उनको जिनको सजा मिलनी चाहिए उसकी जगह उनको इनाम मिल रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे विरोधियों की
या जो हमसे नफरत करने वाले लोगों की साजिश क्या है, तो उस साजिश को नाकाम करने के लिए इसका एक ही रास्ता है कि हमारी हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लोग संवैधानिक तरीके से कानून को हाथ में न लेते हुए इंसाफ की लड़ाई को अगर हम लड़ेंगे, मानता हूँ कि ज़रूर से हम कामयाब होंगे। हमको जोश से नहीं, होश से और हिकमत से, सलाहियत से काम लेना पड़ेगा। एकदम से इनके बहकाव में ना आते हुए हम लोग को जो है बहुत ही समझदारी से हर काम को, हर कदम को उठाना चाहिए। सर, एक आखिरी बात ये और फिर उम्मा अवार्ड्स के बारे में बात की जाएगी कि आपको उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जब ये बात निकली है तो सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि मुस्लिम समाज के वोटों से नहीं जीतती, लेकिन उनके विरोध से कहीं ना कहीं उसको जीत हासिल होती है। जितना मुस्लिमों को बदनाम किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, तो किसी को जो है उसका हुद्दा मिल जाता है, उसको इनाम मिल जाता है, या किसी को फिर वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वोट ना देकर मुस्लिमों का नाम लेकर ही जीतने वाली सरकार ये रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये सरकार का ये एजेंडा ही रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को बरगला दिया जाए या ऐसी कोई घटना बन जाए तो उसको विकृत स्वरूप दे करके अपना जो राजनीतिक गोल जो है उसको अचीव किया जाए, उसको हासिल किया जाए। इसलिए हमको बहुत ही समझदारी के साथ, अक्ल के साथ, होशियारी के साथ हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना है, डरना नहीं है। लेकिन उसका रास्ता जो रहेगा वो संवैधानिक रहेगा, कानूनी रहेगा। कानून को हाथ में नहीं लिया जाएगा, हमको पत्थर को हाथ में नहीं लिया जाएगा। हमको कानून के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमको संवैधानिक तरीके से हमारी बात को आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं वो ये चीज़ को ये बना करके बैठे हैं कि किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज को अपने जज्बातों में उलझा दिया जाए। उनको उलझा करके उनसे कोई गलती अगर हो जाती है तो उस गलती का फायदा उठाते हुए अपनी राजनीति को चमकाया जाए और ऊंचे पद प्राप्त किए जाए। सर, क्या कहोगे, उम्मा अवार्ड्स मिला? आज उम्मा अवार्ड मिला, 38 लोगों को यहाँ पे अवार्ड मिला। बहुत खुशी हुई कि जिसमें ज़्यादातर गुजरात के सभी फिल्म में काम करने वाले लोग थे, इसमें बहनें भी थी। मुझे भी आज अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस अवार्ड मुझे देते हुए जिस चीज़ का कहा गया कि सबसे बड़ा जो काम अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सिवा जो गुजरात में वात्सल्य योजना जो बनवाने का जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मौका दिया था, वो बन करके उसका बड़ा शोरूम लेते हुए वो देश के अंदर आयुष्मान योजना के तहत लागू हुई। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि आज देश के करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है आरोग्य सेवाओं के लिए। गुजरात में तो 10 लाख का है। इसी तरीके से एमडी ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी, मैंने हाईकोर्ट में PIL की थी। गुजरात में जो था RTI एक्ट को मैंने जो लागू करवाया, राइट टू फूड लागू करवाया। तो जो मेरी खिदमत थी उसको मद्देनजर रखते हुए आज ये अवार्ड दिया और इन बातों का उल्लेख किया गया। तो मुझे भी मैं कहता हूँ कि मुझे भी एक धारासभ्य तरीके की सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो यही थी कि मेरे वक्त में जो माँ वात्सल्य योजना बनाने में मैं सफल रहा और उसको फिर आयुष्मान भारत में कन्वर्ट किया और आज देश के करोड़ों लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। वो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए भी वो पल जो था बहुत ही अहमियत वाला था और ये जो काम अल्हम्दुलिल्लाह तबारक ने लिया, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से कल दीपावली का पर्व है, देश और दुनिया दीपावली मनाने वाली है, तो कोई शुभकामनाएं आपको? मैं पूरे देशवासियों को, खासकर मेरे गुजरात वासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि नया साल हमारे लिए अमन व अमान का हो, भाईचारे का हो, प्रेम का हो, देश में से नफरतें खत्म हो, देश जो है एक विश्व की महासत्ता बने, गुजरात हमारे देश का नंबर 1 राज्य बना रहे। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम के आपसी जो भाईचारा है उसको बल मिले। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे वक्त में आज ये मेरी तरफ से सबसे बड़ी जो है ये दीपावली के अवसर पर यही शुभकामना है। थैंक यू। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।